तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूं फिर से एक न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अगले सीन में हमारा एमसी ड्रीम विजन में आ जाता है। मॉन्क कह रहा होता है हमारे एमसी से, बहुत बढ़िया, हमेशा खाली गाड़ी की तरह इतना हंगामा मचाते रहते हो। शॉट पर सवार होकर उड़ने का क्या मतलब है, उन मजबूत दो पैरों का क्या फायदा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है वो बंदा बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज है। जोंगनान मूल रूप से ऐसे मूर्खों का जमावड़ा है जिनसे तुम बिल्कुल भी सतर्क नहीं रह सकते और ब्लॉकहेड भी नहीं कर सकते। तो हमारा एमसी कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जोंगनान नहीं जाऊंगा। फिर भी कहते हैं कि वो ग्रेट एंसेस्टर इमोर्टलिटी में असेंड हुए हैं, लेकिन मैंने सच में कुछ भी नहीं देखा और मेरिट या किसी भी रीजन से कुछ भी ठीक से पढ़ाया नहीं जाता। ये बात सुन के मॉन्क गुस्साते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं सिखाया गया, ये तो बेकार है। कैसे कैसे मैंने तुम्हें मेरिट के बारे में बताया। हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में सोचता है वो अचानक इतना डरावना है, भले ही बात छोटी सी हो। तो फिर गुस्सा शांत करते हुए मॉन्क कहता है कि एनीवे, सिर्फ इसलिए घमंड मत करो क्योंकि तुम्हें उस रियलम का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल गया है। यही वो समय है जब तुम्हारी डेथ की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है जब औसत जीवन काल 50 साल है तो क्या 80 वर्ष का जीवन एवरेज नहीं माना जा सकता। इसके अलावा ग्रेट एंसेस्टर तो आज भी और घमंडी हैं। वेल, आज कुछ और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है और ग्रेट एंसेस्टर को बताता है मुझे आपको कुछ बताना है। तो वो बोलता है कि नहीं। हमारा एमसी कहता है कि क्या। तो एंसेस्टर बोलता है कि मैंने कहा ना नहीं। जाहिर है तुम इस बार जो कुछ सीखा है उस समीक्षा करना चाहोगे और फिर से वो स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए कहोगे। ठीक है, इस चीज के लिए टाइम नहीं है और मेरिट भी इनफ नहीं है। ये बात सुन के हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि इनफ नहीं है। क्लियर है कि मेरिट का संबंध केवल उपलब्धि से ही नहीं है, या फिर मेरिट का यूज करने के लिए कोई और जगह हो सकती है। खैर, इसका मतलब ये है कि हमेशा की तरह एक मौत और सब खत्म, लेकिन अभी भी हर दिन अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करना पाना इम्पोर्टेंट है। वास्तविक वॉर में ऐसा करने पर मेरी जान चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। उस अपॉर्चुनिटी के साथ डेफिनेटली मुझे आज जो एक्सपीरियंस प्राप्त हुई उस पर महारत हासिल करनी होगी मुझे, ताकि मैं इसे पूरी तरह से अपना बना सकूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा एमसी ट्रेनिंग कर रहा होता है मॉन्क के साथ, लेकिन हमारा एमसी जख्मी हालत में लेटा हुआ होता है, थका होता है और अपने मन में कहता है कि ये तो बिल्कुल भी काम नहीं किया। मॉन्क कह रहा होता है कि एनीवे, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था एक्चुअल कॉम्बैट में किसी भी चीज का आधा अधूरे मन से ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। एक्चुअल कॉम्बैट एक मैच की तरह होती है और मैच वास्तविक फाइट की तरह होती है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। फिर हमारा एमसी रियल वर्ल्ड में आ जाता है और आर्यों के साथ होता है और अपने मन में कहता है कि जोंगवा को आए हुए लगभग एक हफ्ता हो गया है, यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या इसका संबंध स्वॉर्ड इमॉर्टल के आने से हो सकता है। तभी वहाँ पर जोंगवा आ जाती है। ये देख के आर्यन थोड़ा हैरान होकर कहती है कि जोंग, तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। और हम देखते हैं कि जोंगवा बहुत ज्यादा इसके फेस पे कुछ लगा होता है। वो कहती है कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, मैंने मार्शल आर्ट की बहुत कड़ी ट्रेनिंग की है, तुमको पता है ना, तो मैं आज तुम्हारे साथ स्पेयर नहीं कर पाऊंगी। आर्यन कहती है तुम तो पिटे हुए से लग रहे हो। हमारे एमसी उसको देख के अपने मन में कहता है कि वो घाव ये हो सकता है जैसे स्वॉर्ड इमॉर्टल मेरे पास आए थे, क्या सुप्रीम मार्शल मास्टर ग्रेट एंसेस्टर ने खुद उसको विजिट किया हो। तो जोंगवा मुंह फुलाते हुए कहती है खैर, इसका हालत में आने का मतलब है, अरे ठीक है, मैं तुम्हें आजकल बहुत देख रहा हूँ, इसलिए बिना कुछ कहे चले जाना ठीक नहीं लगेगा। तो आर्यों कहती है कि तुम जा रहे हो। तो वो बताती है कि मेरे मास्टर रिकवर हो चुके हैं इसलिए, लेकिन अफसोस जब मुझे धीरे धीरे इसकी समझ आने लगी थी, अगर मैं थोड़ी देर और रुकता तो मैं डेफिनेटली जीत जाता। तो हमारा एमसी मुस्कुरा के कहता है कि सच में आस पास भी नहीं। तो आर्यों थोड़ा सैड हो जाती है, कुछ निकाल के कहती है कि इसे ले लो और वो बताती है ये एक ऐसा मरहम है जो चोट के निशानों पर अच्छा काम करता है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है लगता है ये बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। मुझे लगा कि तुम लोग बस आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन क्या तुम्हारे बीच कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है। तो जोंगवा मुस्कुरा के बोलती है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसे जरूर यूज करूंगी। मेरे पास देने के लिए तुम लोग के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम लोग कभी अगर जोंगनान आए तो मुझसे जरूर मिलना, फिर मैं तुम्हें असली जोंगनान तलवारबाजी सिखाऊंगा। और वो बाय करके वहाँ से चली जाती है और हमारा एमसी अपने रूम में रहता है और अपने मन में कह रहा होता है कि जोंगवा को गए हुए काफी महीने बीत चुके हैं और आर्यों को भी रियलाइज हो चुका है कि वो इतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो सेकुलेशन में चली गई थी। और कुछ समय तक मैंने बिना किसी आए गए ही ट्रेनिंग लिया और क्या जल्द ही ट्रेनिंग का समय आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी खड़े होकर खिड़की के पास देखता है तो उसका मास्टर आ रहा होता है। हमारे एमसी को मास्टर बताता है कि टाइफॉइड इमॉर्टल गुजर चुके हैं। ये बात सुन के हमारा एमसी एकदम हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि टाइफॉइड इमॉर्टल 17 हेवनली मार्शल में से एक उस पर्सन की अचानक डेथ हो गई। मास्टर बता रहा होता है कि बिलीव करना हार्ड है लेकिन ये सच है। जब बैगुन और उनका डिसाइपल वुडान से जोंगान लौट रहे थे, वो उनसे मिलने गया और एक घटना का शिकार हो गया। बैगुन और डिसाइपल तो सुरक्षित हैं, लेकिन टाइफॉइड एम्परर उनकी डेथ हो गई। लगभग 2 साल तक अलग रहने के बाद उसे उनकी याद जरूर आई होगी और वो उनसे मिलने चला गया। तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है लेकिन शायद जैसे कि माउंट हुआ में हुआ के साथ हुआ, वो सच में हर समय साथी थे। तो हमारा एमसी पूछता है कि आखिर कैसे, क्या वो
17 हेवनली स्टार में से किसी एक के हाथों मारा गया, तो मास्टर कहता है कि वो हेवन डिफाइंड फॉर डेमन था, एक हेवन ग्रेड का डेमोनिक कल्टीवेटर और 8 ग्रेड का आर्क प्रीस्ट। वो हेवन डिफाइंड स्वॉर्ड डेमन और उसके सीधे सबऑर्डिनेट मार्ग विनाशक हॉल डेमोनिक कल्टीवेटर के हाथों मारा गया। तो ये बात सुन के हमारे MC अपने मन में सोचता है हेवन डिफाइंड फॉर डेमन और हेवन ग्रेट डेमन लॉर्ड, और वो बताता है हेवन ग्रेट डेमन लॉर्ड की बात करे तो उनकी हलचल मात्र से ही अनगिनत ओमेन्स उत्पन्न हो जाते हैं और ये हेवनली की वाई को भी इफेक्ट करता है और इन्फ्लुएंस भी करता है। ग्रेट डेमन लीडर फिर भी ऐसी एग्जिस्टेंस है सेंट्रल प्लान के बीचों बीच अचानक अपीयर हुआ। क्या सोर्ट के इमोर्टल को उनकी प्रेजेंस का पता चले बिना हमारा MC कहता है कि अरे रुको एक मिनट, अगर ये भूटान से जोंगनान सेट तक जाने का वही सड़क है तो क्या ये वो सेंट्रल प्लान के ठीक बीच में नहीं है? क्या ऐसा कोई प्राणी सेंट्रल प्लान में रोम्ड करता था? तो मास्टर कहता है कि ये सर्टेन है, सुप्रीम मार्शल मास्टर ग्रेट एंसेस्टर ने इसकी पुष्टि की थी। तो हमारा MC ये बात सुन के थोड़ा हैरान होकर अपने मन में कहता है कि ग्रेट एंसेस्टर, सुप्रीम मार्शल मास्टर ग्रेट एंसेस्टर ने इसकी पुष्टि तुरंत कैसे की? आखिर क्या हो रहा है? मास्टर कह रहा होता है दरअसल इस बारे में काफी चर्चा हो रही है, क्या जिसकी डेमोनिक कल्टीवेटर से हम मिले थे उसने भी जियान में वर्षों तक अपनी पहचान नहीं छिपाई थी, भले ही हेवन के लेवल का ना हो, कम से कम वो ह्यूमन लेवल का तो है। हायर अप को आशंका है कि ये दोनों घटनाएं एक ही लेवल की हो सकती है। वो सोच रहे हैं कि क्या डेमोनिक कल्ट ने आखिरकार उन्होंने अपनी डेमोनिक एनर्जी को छुपाते हुए आगे बढ़ने का एक तरीका डेवलप कर लिया। जब 9 सेक्ट और 7 फैमिली साथ हो जाएंगे ऐसा लगता है कि हमें खुद जाकर भाग लेना होगा। उससे पहले हम शोक संवेदन पर्सन के लिए जोंगनान जा रहे हैं क्योंकि ये टाई स्वॉर्ड इमोर्टल जैसे मार्शल आर्टिस्ट की डेथ है। सुप्रीम मार्शल मास्टर ग्रेट एंसेस्टर अनऑफिशियली पहले से ही वहाँ मौजूद है। तो हमारा MC भी कहता है कि ठीक है मैं भी वहाँ पर चलूंगा। अगले सीन में हमें जोंगनान को दिखाया जाता है जहाँ हमारा MC और आर्योंग आ जाते हैं। वहाँ पर आर्योंग कह रही होती है जोंगवा क्या ठीक हो जाएगी? मुझे चिंता है कि टाई स्वॉर्ड इमोर्टल की डेथ से वो सदमे में हो सकती है क्योंकि उनका डेथ उनसे मिलने के लिए जर्नी के दौरान हो गया था। तो हमारा MC कहता है कि वेल अगर ये जोंगवा है तो वो शायद ये कहते हुए ट्रेनिंग कर रही है। तो हम देखते हैं कि आर्योंग थोड़ा मायूस होती है और कहती है कि लेकिन, तो हमारा MC कहता है कि ये ज्यादा चिंता मत करो, इसके अलावा हम लोग जल्दी उससे मिलेंगे। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत ढेर सारे लोग होते हैं। हमारा MC ये देख के कहता है जैसे कि मौजूद हालत को देखते हुए उम्मीद थी, स्वागत कच लोगों से खचाखच भरा हुआ है। तभी हमारे MC को कोई आवाज देता और कहता है क्या तुम वही फेमस जियान डेमन स्लॉटर यंग मैन नहीं हो? क्या ये अचानक हुई वृद्धि है? तुम मेरी सोच से भी बड़े हो गए हो। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन देने दो। मेरा नाम जोगी चैम है। मार्शल आर्टिस्टों के बीच मुझे मार्कियस ऊ का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो हमारा MC उसको देख के अपने मन में पहले सोचता है तुम्हारी फिस्ट से सलामी देने का अंदाज बेहद शानदार है, कितने इंटरेस्टिंग है। तो हमारा MC भी उसको ग्रेट करते हुए कहता है कि मैं बैकून हूँ, मैं माउंट हुआ हूँ। और अपने मन में कहता है कि वैसे मार्किस ऊ का रिबॉर्न हुआ है, इसका मतलब है जुगो लियांग का पुनर्जन्म है ना? जुगे लियांग को अपने पूर्वज मानकर चलने वाले जुगे फैमिली से ऐसा घमंड भरा किताब। हमारे MC से जुगे चैम बोलता है कि मार्किस ऊ का पुनर्जन्म तो डेफिनेटली एक मजाक है, हालांकि मेरा नाम सच में जुगी चैम है। तो हमारा MC कहता है कि अच्छा ऐसा है, लेकिन तुमने पहले जियान डेमन जांच करने वाले यंग से क्या मतलब निकाला था? ऐसा लगे जैसे तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। तो वो बंदा कहता है कि ये सच में कोई टाइटल नहीं है, हम आपस में तुमको इसी नाम से पुकारते हैं। तुमको व्यक्तिगत रूप से देखकर तुम इतने यंग नहीं लगते कि तुम्हारे नाम के साथ यंग शब्द भी जोड़ा जा सके। तो हमारा MC जाने लगता है और कहता है तो क्या तुमको और कुछ नहीं चाहिए? फिर मैं चलता हूँ। तो वो रोकते हुए कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी जा रहे हो, तुम अभी जोंगनान की लिटिल स्वॉर्ड एम्प्रेस से नहीं मिल सकते। तो हमारा MC कहता है कि लिटिल स्वॉर्ड एम्प्रेस तुम्हारा मतलब जोंगवा से है। तो वो हंसते हुए कहता है कि ये उपाधि सीधे एक क्लियर वायर्ड डिवाइन नन द्वारा दी गई है। क्या ये एक उत्कृष्ट शीर्ष नहीं है? उन्होंने हाल ही में सिचुआन के 3 ग्रेट सेट के सक्सेसर को हराया और उसने अपने से एक पड़ी ऊपर के उस्ताद को भी हरा दिया। तो हमारा MC उसको बात सुनकर अपने मन में सोचता है जब कोई जियान डेमन जांच करने वाले यंग की तलाश कर रहा हो, प्लस वुडान महत्वाकांक्षी रूप से एक बच्चे की परवरिश कर रहा था, उन्होंने महज 42 सेकंड में काबू कर लिया गया था, है ना? जोंगवा ने अब तक बहुत कुछ हासिल कर लिया है। वो लड़का वो जानबूझकर मेरी रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा MC फिर मुस्कुरा के उससे बोलता है कि लेकिन फिर भी वो मुझसे हार गई है ना? तो जोगी चैम क्या होता है मेरी ऐसे उत्साही यंग मित्र को देखकर मुझे अच्छा लगता है। 10 साल पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। इसी भावना के साथ मैं तुमको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। और हमारे MC एकदम करीब आकर धीरे आवाज में बोलता है जो लोग सच में दिखावा करना पसंद करते हैं वो अक्सर सिचुएशन में भी अपने बारे में विस्तार से बात करते रहते हैं। चलो इसे ध्यान में रखो और मुझे उम्मीद है कि अगली बार तुम बेहतर प्रदर्शन करोगे। ये बात सुन के हमारा MC थोड़ा चिढ़ने लगता है। फिर जोगी चैम हंसते हुए बोलता है और अभी की तरह इतनी आसानी से इसे एक्सेप्ट भी मत करना, शायद ये सब एक जाल ही था। जाते हुए बोलता है मार्शल आर्ट की दुनिया में मेंटल वॉर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मार्शल आर्ट। वेल ठीक है फिर हम लोग मिलेंगे। हमारा MC अपने मन में सोच रहा होता है वो हमेशा
हमेशा ऐसे पर्सन थे जो तुमको बहुत कुछ सोचने के लिए प्रेरित करते थे। वेल चाहे जो भी हो, उसने शुरू में जो कहा वो गलत नहीं था इस बारे में कि तुम जोंगवा से सिर्फ इसलिए नहीं मिल सकते क्योंकि तुम उससे मिलना चाहते हो। मुझे आए काफी समय हो गया है लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। खैर जोंगवा शायद वो इस सिचुएशन के संबंध में अपनी गवाही देने में व्यस्त होगी। फिर में मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोंगवा से सेक्ट लीडर पूछ रहा होता है। सेक्ट लीडर कहता है कि इसलिए क्या सच में बिना किसी चेतावनी के मार्ग डेमोनिक मीनियन के हेवन डिफाइंड फॉर डेमन और डेमोनिक मीनियंस प्रकट हुए। तो थोड़ा हिचकिचाते हुए जोंगवा कहती है कि सटीक रूप से कहे तो उस समय। फिर थोड़ा सीन पास्ट में जाता है और कह रही होती है वापसी के रास्ते में हम जिस गांव में रुके थे। जोंगवा अपने मास्टर से कहती है कि इस तो अजीब है, क्या इस जगह पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग रुकते नहीं है? तो मास्टर बोलता है कि तुम ठीक कह रही हो, मुझे किसी प्रकार की स्ट्रेंज एनर्जी का एहसास नहीं हो रहा है लेकिन हमें हद तक सतर्क रहना चाहिए। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जहाँ वो कुछ गोली खाता है। बिगोन देख के ये कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाना खा रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी प्रेशर रिलीज होता है। ये देख के मास्टर कहता है कि ये तो डेमोनिक एनर्जी है और कम से कम ह्यूमन लेवल का तो है, हमें पीछे हटना होगा जोंगवा। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जो डेमोनिक कल्टीवेटर होते हैं वो अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइफॉइड एम्परर आ जाता है, उसको वहीं पर जान से मार देता है और गुस्सा के कहता है कि हेवन डिफाइंड फॉर डेमन, चलो आ जाओ। लेकिन तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक बंदा हंस रहा होता है और वो वही डेमन होता है और वो दोनों आमने सामने होते हैं। और दूसरी तरफ जोंगवा भी अटैक से घायल हो जाती है। तो मास्टर कहता है कि जोंगवा जाग जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में बहुत सारे लोग डेमन कल्टीवेटर आ रहे होते हैं और जोंगवा बताती है कि ग्रेट एंसेस्टर और सर डेमन के बीच वॉर मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था। जो बात निश्चित है वो ये है कि वो घटना डेफिनेटली मेरी गलती थी क्योंकि मेरे ग्रेट एंसेस्टर हमेशा मुझ जैसे बेकार पर्सन की रक्षा करने की कोशिश करते रहते हैं। और दूसरी तरफ ग्रेट एंसेस्टर डेमन से लड़ रहे होते हैं और वो बताता है नेम्ड टाई सॉर्ड इमोर्टल का भी अंत यही होता है। और हम देखते हैं कि ग्रेट एंसेस्टर सॉर्ड इमोर्टल के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देख के जोंगवा एकदम हैरान हो जाती है। एंसेस्टर अभी भी बचा हुआ होता है। वो कह रहा होता है क्या इस बूढ़े आदमी के आने में बहुत देर हो चुकी है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चियोंगमू एंसेस्टर भी आ जाता है और वो गुस्सा के कहता है कि मैं तुम सभी को मार डालूंगा। लेकिन जोंगवा का दिखाया जाता है जहाँ जोंगवा बेहोशी की हालत में बोल रहा होता है कि सॉर्ड लॉर्ड, और वो वहीं गिर जाती है और कहती है कि चियोंगमू एंसेस्टर प्लीज मेरे एंसेस्टर को बचा लीजिए। और वो सेक्ट लीडर को बताता है कि मुझे जो कुछ याद है बस यही है। फिर सेक्ट लीडर बोलता है उस बच्चे जोंगवा ने जो गवाही दी है 9 सेक्ट और 7 फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव। एक बंदा कहता है कि ये फॉर्चुनेट की बात है, सॉर्ड गॉड अपीयर हुए। तो एक बंदा बोलता है 500 लीटर की दूरी को हाँप कर इतनी तेजी से तय करना सच में रिमार्केबल है। अंत में उसने हेवन को चुनौती देने वाली तलवारबाजी डेमन को भी मार डाला। तो एक बंदा कहता है कि अगर डेमन कल्ट के फ्रंटल प्लान में सीक्रेट रूप से घुसपैठ करने के लिए टेक्निक विकसित कर ली है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो तीसरा बंदा बोलता है फिर भी कई ग्रुप को इसकी गंभीरता का एहसास नहीं होता है। फिर भी क्या मेन पुजारियों में से एक की मृत्यु नहीं हुई थी? अगला बोलता है कि अब बताओ किस तरह का। और दूसरी तरफ आर्यों की मदर भी होती है, अपने मन में कहती है कि जैसा कि एक्सपेक्ट था जब अलग अलग विचारों को और सिचुएशन वाले लोग एक साथ आते हैं तो केओस उत्पन्न होती है। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वेल मैं समझती हूँ कि वो इस सिचुएशन में भी एकजुट क्यों नहीं हो सकते, ये उस घटना की वजह से ही हुआ होगा। माउंट उटाई ब्लड इंसिडेंट 130 साल पहले डेमोनिक कल्ट के साथ हुई ब्लड बैटल के दौरान माउंट सेक्ट ने माउंट उटाई पर दुष्ट छाया बटालियन का सामना करने का कोशिश किया जो डेमोनिक कल्ट की प्रमुख सेनाओं में से एक थी, लेकिन वो एक जाल में फंस गए और अपनी लगभग अस्तित्व प्रतिशत शक्ति खो बैठे। 30 साल बाद हमारे माउंट को 9 सेक्ट से बाहर निकालने की प्लानिंग हुई। अदर सेक्ट के दृष्टिकोण से वो इस तरह की सिचुएशन का अनुभव नहीं करना चाहेंगे। फिर भी इस जटिल सिचुएशन में सबने मुझ पर ये जिम्मेदारी डाल दी और कहा कि यही करना सही है। आर्यों की मदर के बगल एक बंदा कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हम आपस में किसी ऊंचे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्यों न हम यहाँ केवल कुछ मामलों पर ही चर्चा करें और सेक्ट के नेताओं के लिए एक अलग औपचारिक बैठक की व्यवस्था करें। तभी आर्यों की मदर कहती है तो फिर माउंट पर इस आयोजित करने के बारे में क्या ख्याल है? हमारे सेक्ट में इसे लंबे समय से आयोजित नहीं किया गया है और क्या यह घटना इसे सीधे तौर पर संबंधित नहीं है? तो बगल वाला बंदा कहता है ये समझ आता है, मुझे लगता है कि माउंट पर इसे पकड़ना भी ठीक रहेगा। तो अपने मन में आर्यों की मदर कहती है जो ब्यूक जो फैमिली यहाँ क्यों आई है, जब तक वो मदद कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो तो सही आर्योंग अब क्या कर रही होगी। और दूसरी तरफ हमें आर्योंग हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा ग्रेड करते हुए कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम नामगुंग चियोल है, मैं नामगुंग फैमिली से हूँ। ये बात सुनकर दोनों ही हैरान होते हैं और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है सॉर्ड किंग का ग्रैंडसन। नामगुंग फैमिली का करंट मार्शल आर्ट जगत का सबसे ग्रेट और प्रतिष्ठित फैमिली कहा जाता है। इनमें से एक पर्सन को नामगुंग वंश का सबसे प्रबल सक्सेसर माना गया है। मुझे पता है कि उसके बालिग होने में लगभग 1 साल बाकी है, वो पहले ही पीक एरियलम तक पहुंच चुका है। आर्योंग भी ग्रेड करते हुए बोलती है
है, मैं माउंट हुआ कैंग आर्योंग हूँ। हमारा एमसी अपने मन में सोचता है आर्योंग ने भी ये नोटिस किया, मुझे निश्चित होने के लिए और ज्यादा हलचल देखने की जरूरत होगी, लेकिन ये सरप्राइज है। तभी हमारा एमसी खुद देख के एकदम हैरान होता है। वो देखता है तो नामजुन फैमिली का वो बंदा आर्योंग का हाथ पकड़ के फ्लर्ट करते हुए कहता है, मैंने सुना था कि माउंट हुआ की जेड मेडन पीक पर परियां रहती है, लगता है ये बात सच थी। तो आर्योंग थोड़ा घबरा के बोलती है, ये 20 साल पुरानी कहानी है। तो नामजुन फैमिली का बंदा बोलता है कि बिल्कुल नहीं, क्या मेरी आंखों के सामने कोई परी नहीं है? तो हमारा एमसी उसको देखता है और कहता है कि वो मुस्कुरा रही है। यह घिसा पीटा डायलॉग काम कर गया। क्या इसका रीजन ये है कि वो नामजुन फैमिली से है? हमारे एमसी को देख के वो कहता है कि और हाँ, तुम्हारे बगल में ये यंग हीरो कौन है? तो हमारा एमसी कहता है कि मेरा नाम बेकॉन है। तो वो सोचते हुए कहता है कि बेकॉन? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि जोके चैम के विपरीत ऐसा लगता है कि उसे पता नहीं है। तो जोके चैम हंसते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये नाम सुना है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि नाम कमाने को ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन अब से तुमको अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कई मौके मिलेंगे, है ना? इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात सुन के थोड़ा हमारा एमसी हैरान होता है। अपने मन में कहता है कि ये किस तरह का घटिया तरीका बोल रहा है, किसी का खुलेआम अपमान करना और फिर उसे गलती बताकर टाल देना। अगर तुम इस बात को सामने लाते हो तो वह ऐसा लगेगा कि तुम तुच्छ पर्सन हो। वह लहजे के अलावा मुझे उस एनर्जी की चिंता है, चाहे ये नामगुन फैमिली की स्पेशलिटी हो या नामगुन चियोल का व्यक्तिगत गुण हो। कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि लिटिल फॉर्ड एम्प्रेस है, क्या वो पर्सन जिसने अभी अभी लिटिल फॉर्ड एम्प्रेस में इंटर किया है ये वही है? या लिटिल फॉर्ड एम्प्रेस के बारे में ये अफवाह नहीं है कि वो बदसूरत औरत थी लेकिन वो लड़की है? तो हमारा एमसी पीछे मुड़ता है, सभी पीछे मुड़ते हैं। वहाँ देखते हैं कि वो जोंगवा आ रही होती है। हमारे एमसी के पास आके बोलती है कि बेकॉन और आर्योंग तुम लोग आ गए। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि बेकॉन तो फिर ये वही है जिसने लिटिल एम्प्रेस को हराया था। उनका रिश्ता इतना बुरा नहीं लगता। खैर, स्वॉर्ड इमोर्टल ने ही छोटी तलवार महारानी को भी बचाया था। अगर इस घटना के कारण माउंट हुआ और जोंगनांग एक दूसरे के करीब आ जाए तो हमारे एमसी को वो छिलाते हुए बोलती है, क्या तुम और भी लंबे हो गए हो? तुम अपने बालों की लंबाई कितने इंच तक बढ़ाने की प्लानिंग बना रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारे बॉडी का संतुलन सुधर गया है, तुमने काफी ज्यादा मांसपेशियां भी हासिल कर ली है। नामचुंगी देखता है तो वो दोनों कैजुअली बात कर रहे होते हैं। तभी वो लिटिल एम्प्रेस के पास आती है और कहता है कि मैं नामगुन फैमिली का नामगुन चियोल हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो जोंगवा इरिटेट होकर कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं इस समय यूनो से बात कर रहा हूँ? तो माफी मांगते हुए कहता है कि लिटिल एम्प्रेस, मुझे पता है कि तुम हाल ही की घटनाओं से परेशान हो, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं नामगुन फैमिली का नामगुन चियोल हूँ। तो जोंगवा कहती है, मुझे तो ये बहुत पहले ही मिल गया था, नामगुन फैमिली के नामगुन चियोल, मैं यूनो से बात कर रही हूँ, इसलिए यहाँ से दूर हट जाओ। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रहा है। और अपने मन में कहती है कि मैंने यहाँ आते समय तुम्हारी कही हर बात सुनी, तुम मुझे हराने वाले इकलौते आदमी का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम इतने निकम्मे आदमी नहीं हो? तभी हमारा एमसी मैटर को सॉल्व करने लगता है और नामगुन फैमिली का वो बंदा कहता है, लिटिल एम्प्रेस, क्या तुम अभी मेरा अपमान कर रही हो? तो हमारा एमसी कहता है, चलो यहीं रुकते हैं यंग नामगुन चियोल, कुछ ही दिन पहले हम सभी को एक बेहद दुखद खबर मिली, यहाँ सभी लोग सब सैड है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम सही कह रहे हो यूनो, तुम्हारा दिल जरूर निराश होगा, इसलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे आज सबसे पहले अपना नाम वापस लेना होगा। और आर्योंग के पास आके फिर से फ्लर्ट करते हुए बोलता है, तो फिर मिस आर्योंग, क्यों ना हम वहाँ पर चाय पी लें? तो वो मना करते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैं आज जोंगवा से मिलना चाहती हूँ। तो वो जाते हुए कहता है कि बिल्कुल, नेचुरली प्रायोरिटी जरूरी है, तो ठीक है हम लोग अगली बार मिलेंगे। तो वो कहती है कि ठीक है। और हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा चिढ़ के जा रहा होता है, गुस्से में होता है। फिर हमें चियोंगमो एंसेस्टर को दिखाया जाता है जहाँ एक जगह खड़ा रहता है। पीछे से एक बंदा कहता है कि बेवकूफ ओल्ड मैन, उस कमीने की वजह से एक की मौत हो जाती है और दूसरे का ये हाल हो जाता है। तो चियोंगमो एंसेस्टर कहता है कि मुरोंग ग्योंग, और ये बंदा मुरोंग फैमिली का फॉर्मल फैमिली हेड होता है, मार्शल गॉड मुरोंग ग्योंग। तो मुरोंग ग्योंग कहता है, एनीवे, जब तुमने उस रियलम की एक झलक देखने के बाद सेकी बकारनी शुरू की, तब मैंने उसे पहचान लिया। तुम्हारी इंटरनल चोटें भी गंभीर है ना? बेशक ये सब फाइट का यूज करके 300 ली की दूरी तय करने और यहाँ तक कि हेवन को चुनौती देने वाली फर्ट डेमन का पीछा करने के बाद हुआ है। तो चियोंगमो सिस्टर बोलता है, तुमने ऐसा बिहेवियर किया मानो तुम कभी लिया ओंगिंग एरिया नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुमको किसी अंतिम संस्कार में जाकर अब शब्द बोलने की क्या जरूरत है? तो मुरोंग ग्योंग कहता है, जब 100 साल तक चुप रहने वाले लोग प्रकट होते हैं, 30 साल का क्या इम्पोर्टेंट है? क्या उन्होंने अपने डेमोनिक एनर्जी को छिपा लिया था? तो चियोंगमो सिस्टर बोलता है कि नहीं, ये अलग है, उन्होंने अपनी एनर्जी को छिपाया, बैटल में वो असली डेमन थे। मोरियोंग ग्योंग कहता है कि सच में, खैर मुझे ये एहसास अच्छा नहीं लगता, लगभग 100 साल तक मौन रहने वाले लोग अचानक प्रकट होते हैं। इस बीच मेरा बेटा और आजकल के यंगर इस बात से पूरी तरह अनजान है कि डेमन कल्ट कितना भयानक है। भले ही अब तुम और मैं हेवनली मार्शल स्टार हो या मार्शल वर्ल्ड एक हो, मैं अभी अभी अपने लेवल तक पहुंचा हूं, लेकिन जैसे कि तुम जानते हो कि फैमिली के उन एल्डर को ढूंढना मुश्किल था जिनके सभी अंग सही सलामत हो, क्योंकि वो डेमोनिक कल्ट के साथ बैटल में हार गए थे। तो चियोंगमो एंसेस्टर कुछ नहीं कहता है, तो वो बोलता है कि तुम
कैसे हो? क्या तुम अपने पूर्वज बैकून के लोग को देख सकते हो? तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि च्योमू एंसेस्टर एकदम सीरियस होता है और कहता है फिर भी हमें अब तैयार करनी होगी क्योंकि डेमन कल्ट की मूवमेंट अब जल्दी शुरू होने वाली है।